हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन इंडिया यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेकर हम फिर से एक बार आ चुके हैं लेक्चर 25 पद परिचय में। आज हम करेंगे उपसर्ग। कल हम लोगों ने किया था समास, तो कल उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उपसर्ग करेंगे आज। तो चलिए उपसर्ग की तरफ चलते हैं। है क्या उपसर्ग? उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, उप और सर्ग, इसका मतलब होता है जो शब्द किसी मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं, है ना। जैसे क्रमण, क्रमण से पहले मैंने लगाया अति, तो ये क्या हो गया? पहले लगाया जाने वाला शब्द हो गया, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे उपसर्ग। जो शब्द से पहले लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। अब यहाँ देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, यानी जो उपसर्ग होते हैं उनका अपना कोई महत्व नहीं होता। अगर वो अकेले लिखे जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब ये किसी शब्द से पहले लगा दिए जाते हैं तो ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। किंतु शब्द से पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं। जैसे हार के साथ क्या लगा दिया? आ, तो आहार माने बन गया भोजन। अगर वैसे ही हम आ बोले तो क्या उसका कोई महत्व होगा? नहीं होगा। लेकिन हार से पहले अगर इसको लगा दिया तो ये क्या बन गया? आहार बन गया। उसी तरीके से हार से पहले उप लगा दिया। उप क्या है? उपसर्ग है। उप का अपना कोई मतलब नहीं होता, अपना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब इसे हार से पहले लगा दिया जाता है तो उपहार। यहाँ हार से मतलब एक तो माला हो सकती है, दूसरा किसी भी युद्ध में या किसी कार्य में असफलता हो सकती है। लेकिन अगर इससे पहले उप लगा दिया तो उपहार का मतलब क्या बन गया? इसका मतलब बन गया गिफ्ट, ठीक है, या भेंट। उसी तरीके से प्रहार का मतलब बन गया चोट, विहार का मतलब भ्रमण, परिहार का मतलब त्यागना, प्रतिहार का मतलब द्वारपाल, संहार का मतलब मारना, उद्वार का मतलब मोक्ष। और हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्या क्या प्रयोग किया गया? हार शब्द के साथ आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। यानी जो भी शब्द यहाँ हार से पहले प्रयोग किए गए हैं वो सारे के सारे शब्द किस श्रेणी में आएंगे? वो सारे के सारे शब्द उपसर्ग की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है, ठीक है, और ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। यानी संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में भी प्रयोग होंगे और संस्कृत में भी प्रयोग होंगे, इसीलिए इनको हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। और टोटल संख्या कितनी होती है इनकी? 22 होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनके क्या क्या अर्थ हैं, और जब वो शब्दों से पहले लगते हैं तो क्या शब्द बन जाता है। उपसर्ग है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस और प्र, ठीक है। ठीक है ना, प्र। अब इनके अर्थ क्या है? अति का मतलब होता है अधिक, और अधि का मतलब होता है प्रधान या श्रेष्ठ। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। अप का मतलब होता है बुरा या विपरीत। अभि का मतलब होता है पास या सामने। अव का मतलब होता है बुरा या हीन। आ का मतलब होता है तक या से। उत का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उत का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ। उप का मतलब पास या सहायक। दुर का मतलब होता है कठिन, बुरा या विपरीत। दुस का मतलब होता है बुरा, विपरीत, कठिन। नी का मतलब होता है बिना या विशेष। निर का मतलब होता है बिना या बाहर। निस का मतलब होता है बिना, बाहर। और प्र का मतलब होता है आगे या अधिक। अब जब ये शब्द यानी ये उपसर्ग जब किसी शब्द से पहले लगाए जाते हैं तो देखिए क्या क्या शब्द बनते हैं।
क्षय से पहले लगाया, क्रमण से पहले लगाया, वृष्टि से पहले लगाया, शीघ्र से पहले लगाया, तो क्या बन गया? अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हमें शब्द लिखा हुआ मिला अतिक्रमण, ठीक है। अब पूछा हमसे ये जाएगा कि इसमें उपसर्ग बताइए। अति है, इति है, ति है या अत है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए जाएंगे और हमसे ये पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आप क्या बताएंगे? इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें अति उपसर्ग है, ठीक है। उसी तरीके से अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, ये सब क्या है? अनु क्या है ये सब उपसर्ग हैं। यहाँ पर अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अभी, अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अवगुण, अवनति, अवधारणा, अवज्ञा। इसी तरीके से ये सारे हमारे शब्द बने हुए हैं नीचे तक और इनमें सब में उपसर्ग प्रयोग किया गया है। उपसर्ग प्रयोग करने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभी बताया था उपसर्ग प्रयोग करने से क्या होता है? शब्द का अर्थ बदल जाता है, किसी शब्द का अर्थ उसके विपरीत हो जाता है या किसी शब्द का अर्थ उससे थोड़ा सा कहीं उच्च हो जाता है। आगे देखिए, अवगुण, अवनति, अवधारणा, अवज्ञा, आजन्म, आहार, आयात, आतप, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उपहार, उपवन, उपनाम, उपचार, दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्व्यवस्था, ये सब क्या है? दुर, यहाँ पर दुर, उप, उत क्या है ये सब? ये सब हमारे क्या है? उपसर्ग हैं। दुश्चिंता, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, निडर, निगम, निवास, निदान, निरपराध, निराकार, निराहार, निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कम, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार और प्रसार, ये सब हमारे कैसे शब्द हो गए? जिनमें हमने उपसर्ग लगाया और उनको बदल दिया। आगे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, देखिए ये सब जो शब्द में पहले लगे हुए हैं ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला, ठीक है। यहाँ पर अध का मतलब है आधा, अन का मतलब है नहीं, उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला, 19, 29, 39, 49, 59, 79। उनका मतलब क्या हो गया? एक कम, यानी 40 से एक कम क्या होगा? 39। 30 से कम क्या होगा? 29, ठीक है। 20 से कम क्या होगा? 19। 29 से 30 से कम 29। 40 से कम 39। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब होता है एक कम। अब औ का मतलब क्या होता है? अब, औगुण, औगड़, औसर, औघट, औतार। इसमें से आप लोग पहचान सकते हैं क्या उपसर्ग है? इसमें औ, सभी में औ उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग लिखने के लिए आ सकता है कि इसमें उपसर्ग बताइए क्या है? औ। यहाँ पर कु, क्या उपसर्ग है? यहाँ पर कु, कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग। यहाँ पर है चौ, मतलब चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा और चौपाल। उसी तरीके से पाँच का पच का मतलब होता है पाँच, पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी, परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा। और लास्ट में है भर का मतलब होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार और भरपाई। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसका मतलब जो पूरा उपसर्ग टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। केवल आपको क्या करना है, एक बार इन शब्दों को पढ़ना है और इन शब्दों को पढ़ के बस ये समझ लेना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है या क्या इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आते हैं विदेशी उपसर्ग। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः
उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको विदेशी भाषाओं के साथ जोड़कर बोला जाता है, तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, ऐसे शब्द हमारे विदेशी उपसर्ग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ऐसे शब्द हमारे विदेशी उपसर्ग हो जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं विदेशी उपसर्ग। बे, दर, बा, कम, ला, ना, हर या खुश। ठीक, एक मिनट बस। हाँ जी, अब बे माने होता है रहित, यानी बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब। दर, दर में का मतलब होता है में, दरअसल, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत, दरमियान। बाइज्जत तो बा, बा इज्जत, बा मुलाइजा, बा अदब, बा कायदा। कमअक्ल, कम उम्र, कमज़ोर, कम समझ, कम बख्त। ला, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। नीचे देखिए, नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज़, नालायक, नाराज, नादान। और अब है हर, हर माने होता है प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, हर रोज़, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी। लास्ट है खुश, खुश माने है श्रेष्ठ, खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी और खुश मिजाज। तो ये कौन से उपसर्ग हो गए हमारे सारे, ये हमारे हो गए विदेशी उपसर्ग। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस में अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस में अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, क्या आप लोग बता सकते हैं किस में प्रयोग किया गया है अन उपसर्ग का? बताइए जल्दी से, किस में प्रयोग किया गया है अन उपसर्ग का? जल्दी बताइए। अन उपसर्ग का प्रयोग चारों में किया गया है, यहाँ पर भी अन है, यहाँ पर भी अन है, यहाँ पर भी अन है और यहाँ पर भी अन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो उपसर्ग युक्त नहीं है? यहाँ पर प्रतिदिन आएगा, देखिए यहाँ पर भी भर है, भरपेट, तो ये उपसर्ग हो गया। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया। रसोई घर में रसोई उपसर्ग हो गया। लेकिन ये जो अध्यक्ष है यहाँ पर कोई उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया ना। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ है भोजन। हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? ठीक है, बताइए। उपहार, उपहार मतलब हो गया गिफ्ट। विहार मतलब घूमना। प्रतिहार मतलब क्या हो गया? किसी के ऊपर आघात करना। क्या करना? किसी के ऊपर आघात करना। और यहाँ क्या बचा? परिहार, परिहार। इसका मतलब हो गया कि छोड़ना। परिहार का मतलब क्या हो गया? छोड़ना। हम लोगों ने इससे पहले अभी पढ़ा था ना, इससे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जहाँ पर हमने उप शब्द यूज़ किया था, वहाँ पर क्या मतलब होता है उसका? हार के साथ अगर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है हमारा छोड़ना, यानी परिहार। परि का मतलब होता है छोड़ना। हार का मतलब अगर अलग से बोला जाए तो उसको कहते हैं हम हार, मतलब या तो फूलों का हार या किसी काम में असफलता, लेकिन जब उसके साथ परि लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट। 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा। उन और नीस, तो क्या लिखेंगे? उन और नीस। क्या बनेगा? ये हमारा ना तो 29 बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 20 से एक कम है। किससे एक कम है? ये 20 से एक कम है ना। और उन और 20, उन और 20 बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उन तो यूज़ हो रहा है लेकिन 20 यूज़ नहीं हो रहा है।
उन बीस बनेगा नहीं, उन ईस बनेगा। क्या बनेगा? उन ईस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन प्लस ईस, ऐसे लिखेंगे, उन प्लस ईस। तो इसको हम लिख सकते हैं 19। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट, दुष्कर्म में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुष्कर्म में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या दुष का प्रयोग हुआ है, दुष का प्रयोग हुआ है, दु का प्रयोग हुआ है, या इस वाले दुष का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए, दुष्कर्म में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए जल्दी से। दुष्कर्म में दुष का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दुष्कर्म में किसका प्रयोग हुआ है? दुष्कर्म में दुष उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग माने गए हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द को पृथक कीजिए। सब में आपको उपसर्ग एवं मूल शब्दों को पृथक करना है। अनंत, अन प्लस अंत, अलंकार, अल प्लस अंकार, प्रातः काल, तो प्रातः अलग हो जाएगा, निश्चय में निश अलग हो जाएगा, उद्धार में उद अलग हो जाएगा, परीक्षा में पर अलग हो जाएगा, और प्रज्वल में प्र अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? प्र प्लस उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि अगर हम इनका मूल शब्द से इन्हें अलग करते हैं तो ये शब्द क्या बन जाते हैं। प्रागैतिहासिक में प्राग को अलग कर देंगे तो ऐतिहासिक बन जाएगा। स्वागत में स्व को अलग कर देंगे तो आगत बन जाएगा। अन्वीक्षण में अन को अलग कर देंगे तो वेक्षण बन जाएगा। अनुपयोग में अनु अलग करने पर प्रयोग बन जाएगा। निरोग में नी को अलग करेंगे तो रोग बन जाएगा। संकल्प में संग को अलग करेंगे तो कल्प बन जाएगा। नास्तिक में ना को अलग करेंगे तो आस्तिक बन जाएगा। परिच्छेद में परि को अलग करेंगे तो विच्छेद बन जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख कर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोगों के आंसर्स क्या क्या आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारी उपसर्ग की जो पूरी टेबल थी वो फिनिश हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है उपसर्ग, केवल आप लोगों को शब्दों को याद करना है कि किसमें उपसर्ग जोड़ने पर वो क्या शब्द बनते हैं। दूसरा, अगर उस किसी शब्द में से उपसर्ग को अलग कराया जाए तो वो कैसे अलग होंगे, बस थोड़ी इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।